स्टूडेंट वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। और आप 11th क्लास जा चुके हैं। हाँ, आप लोगों का रिस्पांस अभी तक नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग अभी भी टाइम है इस सब्जेक्ट के लिए। थोड़ा कंसंट्रेट लेकर आइए। थोड़ा सा हाँ टफ है, लेकिन आप ला सकते हो। तो आज वैसे तो हम स्टार्ट कर चुके थे क्या चीज़, केमिकल की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, मतलब रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाओं के बारे में, जिसमें हमने पढ़ चुके हैं कि तत्व क्या है ना, यौगिक क्या है, परमाणु अणु के बारे में भी जान चुके हैं। तो आज हमको जानना था कि द्रव्यमान के कुछ 5 नियम थे, जिनमें से एक नियम आप पढ़ चुके हो। आज आपको स्टार्ट करना है अगले नियम, है ना। दूसरा और तीसरे नियम के बारे में जानते हैं कि क्या बोलता है द्रव्य संरक्षण का नियम। तो लेट्स स्टार्ट, मतलब शुरुआत करते हैं द्रव्य संरक्षण के नियम पे। तो बच्चों, इससे पहले आपने पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में, तो लेवेंजियर ने दिया हुआ था। आज हमको पढ़ना है सेकंड नियम के बारे में, जो है स्थिर अनुपात का नियम। क्या है स्थिर अनुपात का नियम? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी तत्व, है ना, जब आपस में सहयोग करते हैं, दो या दो से अधिक तत्व आपस में सहयोग करते हैं, मतलब कि हम बोल सकते हैं ए एक तत्व है और बी भी एक तत्व है, दोनों आपस में सहयोग करते हैं और ए बी बनाते हैं। तो ए बी बनने का जो एक अनुपात होता है वो हमेशा क्या होता है, निश्चित होता है ना। जितने मात्रा में ये तत्व और जितने मात्रा में ये तत्व आपस में सहयोग करेंगे, वो उतने ही अनुपात के क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। और इन यौगिकों का बनना, चाहे आप किसी भी माध्यम से बनाओ, आप उसको गर्म करके बनाओ और आप उसको ठंडा करके बनाओ, मतलब आप किसी भी माध्यम से ए बी इस यौगिक को बनाने की कोशिश करोगे, तो वो हमेशा उसी अनुपात में दिखाई देगा। क्लियर हो रहा है? मान के चलो इसका अनुपात है 1, इसका अनुपात है 8। तो ये आप चाहो तो इसको वाष्प के द्वारा प्राप्त करो, जल के द्वारा प्राप्त करो, ठोस अवस्था में प्राप्त करो, जिस अवस्था में भी आप प्राप्त करोगे, आपको एक ही प्रकार के क्या दिखाई देंगे, अनुपात दिखाई देंगे। तो यही होता है निश्चित अनुपात का नियम। मतलब कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में दूसरा नियम ये कहता है कि हम जब तत्व आपस में सहयोग करते हैं और यौगिक का निर्माण करते हैं, तो वो एक निश्चित अनुपात में क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। वह अनुपात हर जगह सेम रहेगा, मतलब समान रहेगा। आप किसी भी विधि से उस यौगिक को प्राप्त करेंगे तो आपका अनुपात में कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। तो जानते हैं इस नियम को दिया किसने था? तो 1797 में, मतलब 1797 में जे.एल. प्राउस्ट ने, याद रखना ये हमेशा एक नंबर के प्रश्न में आते ही हैं। जे.एल. प्राउस्ट ने इस नियम को दिया था। इनके अनुसार ये था कि प्रत्येक शुद्ध रासायनिक यौगिक में स्थित तत्व एक निश्चित भार अनुपात में होती है। भार अनुपात मतलब एक द्रव्यमान में, है ना, एक निश्चित द्रव्यमान में होती है। और वह किसी भी विधि से अगर यौगिक बनाया जाए, यहाँ पे यौगिक भी लिख सकते हो, किसी भी विधि से उन्हें बनाया जाए या यौगिक का निर्माण किया जाए, तो हमेशा वो सरल अनुपात में या एक निश्चित अनुपात में होती है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में बताया, उसी तरीके से जल का बनना होता है। जल का बनना मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलना। अब ये दोनों क्या है, परमाणु में है, इनको अणु में कर दो, अणु में, ठीक है। अब इनका बनना तो 2H2O हो गया। तो इस तरीके से जल का निर्माण हो गया। अब जल का निर्माण, हाइड्रोजन हमेशा 1 अनुपात में होता है और ऑक्सीजन हमेशा 8 के अनुपात में होता है। मतलब ये कह रहा है कि हाइड्रोजन के जो एक हाइड्रोजन के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 है। ऑक्सीजन के एक परमाणु में 8 है ना। तो ये इसी अनुपात में होंगे। तो ये बन गया आपका 1:8 में। उसी तरीके से अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँ, कार्बन CO2, ठीक है, सी का अगर देखें तो परमाणु 6, ठीक है, और अगर ओ का परमाणु देखें तो 8। इस तरीके से आपको फिर दिखाई देगा। तो इसी तरीके से 6:8 में ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको कहीं पे भी बनाने की जो पद्धति है, इससे जो यौगिक बनेगा, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन जब सहयोग करेंगे तो इसी अनुपात में सहयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। चाहे वो ठोस अवस्था का कार्बन डाइऑक्साइड हो या गैस अवस्था का कार्बन डाइऑक्साइड हो, उनमें कोई भी परिवर्तन
नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ समझ आया प्राउस्ट ने क्या कहा। अगले नियम की ओर चलते हैं। तो अगला नियम क्या कहता है बच्चों, अगला नियम होता है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात के नियम को 1803 में डाल्टन नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। इनका ये कहना था जब दो तत्व आपस में सहयोग करते हैं, ठीक है, मान लो एक तत्व और एक तत्व, ठीक है, ये दो तत्व हो गए और आपस में जुड़ गए, ठीक है, तो यौगिक बना लेते हैं। ठीक है भैया, हमने यौगिक भी बना लिया। तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार दूसरे तत्व के निश्चित भार से सहयोग करते परस्पर लघु पूर्णांक होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मैंने बताया भी, कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है। लेकिन ये एक और चीज़ बना सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। तो ये CO कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकता है, ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है। उसी तरीके से हमारा होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। जब ये आपस में सहयोग करते हैं तो ये अमोनिया भी बना सकते हैं और ये क्या बना सकते हैं, अमोनियम भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये अलग अलग बना रहे हैं ना यौगिक। तो ये तत्व आपस में सहयोग तो कर रहे हैं लेकिन ये अलग अलग यौगिक भी बना पा रहे हैं। तो यही चीज़ कहा गया गुणित अनुपात का नियम, डाल्टन ने बताया, जिसमें इनका जो गुणित लघु गणक होता है वो उन्हीं के पूर्णांक में होता है। मतलब ये बनना इन्हीं से बना है। इसीलिए है तो ये दोनों अलग अलग, लेकिन बनने का निर्माण किससे हुआ है, अभिकारक वही हैं, लेकिन उत्पाद आपका हमेशा अलग हो जा रहा है। तो इसी को हम कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। क्लियर हुआ बच्चों। आगे देखते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो इसे जानते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या है अगले वीडियो पे।